नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हम इससे पूर्व वाली स्लाइड में ग्लूकोज का कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस कर रहे थे कि किस प्रकार से उसकी संरचना का निर्धारण विन्यास का निर्धारण किया जाता है, जिसमें हमने देखा था कि डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से हमने किलियनी सिंथेसिस से 16 त्रिविम समावयवी प्राप्त किए थे। उसी क्रम में अब मैं आगे चलूँगी। आप अपनी पुरानी वाली स्लाइड पर एक बार ध्यान दीजिए। हमने करा था कि डी रिबोज जो है उससे हमें डी एलोस और डी एल्ट्रोस प्राप्त होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमें प्राप्त हुआ था डी जाइलोस प्राप्त हुआ था। डी जाइलोस से डी ग्लूकोस और डी आइडियोस प्राप्त होता है किलियनी सिंथेसिस से। ये हमें क्या कंफर्म करता है कि जो ग्लूकोज है, जो कि हमने स्टार्टिंग में डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से प्रारंभ किया था, उससे हमें डी प्लस जो ग्लूकोज प्राप्त होता है वो डी प्लस ग्लूकोज होता है। जो ग्लिसरॉल्डिहाइड में कॉन्फ़िगरेशन होता है वही कॉन्फ़िगरेशन ग्लूकोज के उस आइसोमर में प्राप्त किया देखा गया है, तो वो डी प्लस ग्लूकोज कहलाएगा। तो जो ग्लूकोज का हमारा फाइनल कॉन्फ़िगरेशन आया वो था डी प्लस ग्लूकोज का, जो कि मैंने यहाँ आपको बता रही हूँ कि CHO CHOH उसका जो है OH का जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा। आधार क्या है? डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। जो ग्लूकोज की वलय संरचना है वो कैसे कन्फर्म की गई? अभी तक हम अशाखित की बात कर रहे थे, स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, परंतु वो कई चीज़ों की व्याख्या नहीं कर पा रहा था। तो बेयर्स के अनुसार तो यह बोला गया था कि ग्लूकोज जो है वो अशाखित श्रृंखला के रूप में स्ट्रेट चेन होता है, परंतु जो उसमें एल्डिहाइड समूह उपस्थित था वो एक तो अमोनिया के साथ में एडिशन प्रोडक्ट नहीं बना रहा था, मतलब कि एल्डिहाइड अमोनिया नहीं बना रहा था। दूसरा NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड के साथ में भी एडिशन प्रोडक्ट नहीं बनाता है, जो कि सामान्यतः अधिकांश कार्बोनाइल कंपाउंड्स बनाते हैं। तीसरा जो पॉइंट देखा गया कि शिफ्स रिएजेंट के साथ में वो गुलाबी रंग नहीं देता है। इसके अतिरिक्त ग्लूकोज पेंटास एसीटेट हाइड्रोक्साइल अमीन के साथ भी ऑक्सीन नहीं बनाता है। ठीक है। तो एक जो और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्लूकोज के दो समावयवी होते हैं, एक तो अल्फ़ा ग्लूकोज होता है और एक बीटा ग्लूकोज होता है। दोनों के मेल्टिंग पॉइंट में अंतर होता है। तो इसका मतलब कि जो ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है वो अशाखित नहीं होकर कुछ भिन्न है ना। उस पर हम आगे उसको कंफर्म करेंगे कि उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से निर्धारित किया गया। उससे पहले एक पॉइंट हम लेंगे म्यूटा रोटेशन का। म्यूटा रोटेशन क्या होता है, इस पर भी कई बार शॉर्ट नोट पूछा जाता है। उससे कहते हैं परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन। ये देखा गया कि जो ग्लूकोज है उसके दो प्रकार के समावयवी होते हैं, एक तो अल्फ़ा ग्लूकोज होता है और एक बीटा ग्लूकोज होता है। अल्फ़ा ग्लूकोज जो है इथेनॉल के क्रिस्टलीकरण से प्राप्त होता है, तो उसका जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो 112 डिग्री होता है। जो प्रारंभ में तो 112 डिग्री होता है, परंतु धीरे धीरे घटते हुए वो 52.6 डिग्री पर आ जाता है। इसी प्रकार से जो बीटा ग्लूकोज होता है, जब हम उसे ताज़ा प्राप्त करते हैं तब उसका विशिष्ट ध्रुवण आघूर्ण, मतलब कि स्पेसिफिक रोटेशन जो है वो +19 डिग्री होता है। जब उसे भी पड़ा रखा जाता है तो वो भी +52.6 डिग्री पर आकर स्थिर हो जाता है। तो कुल मिलाकर जो अल्फ़ा ग्लूकोज है और बीटा ग्लूकोज है, दोनों के स्पेसिफिक रोटेशन जब वो बनते हैं तब अलग होते हैं, परंतु जब वो स्टेबल हो जाते हैं, जब वो उनके धीरे धीरे परिवर्तन होता है और एक मान 52.6 आ जाता है जिस पर कि आकर वो स्थिर हो जाते हैं, तो उससे हम बोलते हैं म्यूटा रोटेशन या परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन। तो
यह अधिकतर जो है मोनोसैकेराइड्स में प्रदर्शित होता है। यह भी अभी हमारे वलय संरचना में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि किस प्रकार से वो उसकी मदद कर रहा है स्ट्रक्चर को निकालने में। तो ये हो गया आपका म्यूटा रोटेशन। अब आता है नेक्स्ट, जब हम कर रहे हैं कि 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर को हम कैसे कंफर्म करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है इसमें, टॉलर और एंडरमान ने ग्लूकोज की 5 सदस्यीय वलय संरचना दी, जिसमें उन्होंने बताया कि इस संरचना में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है ब्यूटिलीन ऑक्साइड और दूसरा होता है फ्यूरेन। तो वो इसमें उपस्थित होते हैं। तो C1 वाला एल्डिहाइड समूह C4 वाले हाइड्रोक्सी समूह के साथ में C4 के साथ में अंतः अणुक अभिक्रिया द्वारा एक हेमी एसिटल बनाता है, और इस हेमी एसिटल की संरचना चक्रीय ऑक्साइड के रूप में होती है, मतलब कि फ्यूरेनोस स्ट्रक्चर होता है। तो जो संरचना से ग्लूकोज का जो एल्डिहाइड समूह है वाला कार्बन आइटम भी असममित हो जाता है, और हमें 2 तरीके के आइसोमर प्राप्त होते हैं, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज। ये जो 2 आइसोमर हैं इन्हें कहा जाता है एनोमर्स। तो एनोमर्स क्या हैं? ये ग्लूकोज के ही 2 आइसोमर हैं जो कि हेमी एसिटल बनने पर हमें प्राप्त हुए हैं। दूसरा जो पॉइंट है कि वलय संरचना द्वारा जो ग्लूकोज के गुणों की व्याख्या जब की गई, तो यह देखा गया कि जो अल्फा ग्लूकोज तथा बीटा ग्लूकोज विलयन है वो एक मध्यवर्ती, उनकी एक मध्यवर्ती अनब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर प्राप्त होता है, वो उनके बीच में उपस्थित होता है, इंटरमीडिएट होता है। तो जो अल्फा ग्लूकोज है और बीटा ग्लूकोज है, दोनों का जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो पहले अलग होता है, परंतु बाद में वो स्थिर हो जाता है। तो उसको इस विधि के द्वारा समझाया गया कि अल्फा ग्लूकोज जो है वो और बीटा ग्लूकोज के बीच में जो मध्यवर्ती होता है, वो उसका जो स्पेसिफिक रोटेशन है उसका मान 52.6 होता है। तो इस प्रकार से उसे हम प्रदर्शित कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो जो ओपन जैसा कि आपको पता है कि जो बेयर्स के द्वारा जो स्ट्रक्चर दिया गया था उसमें हम एल्डिहाइड ग्रुप के बहुत सारे पॉइंट को कवर नहीं कर पा रहे थे, परंतु इस केस में आप समझ जाएंगे कि इसमें हमारे पास में जो एल्डिहाइड है अल्फा ग्लूकोज और जो बीटा ग्लूकोज है उसमें इन सभी गुणों को नहीं प्रदर्शित करने का कारण स्पष्ट हो रहा है। आप देख रहे हैं कि इस वलय संरचना में एल्डिहाइड समूह स्वतंत्र रूप से उपस्थित नहीं है, और यही कारण है कि वह अमोनिया के साथ, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ और शिप्स रिएजेंट के साथ में अभिक्रिया नहीं कर पाता है। दूसरी बात यह है कि कुछ अभिक्रियाएं जो देखी गई हैं जो उसके एल्डिहाइड समूह के मुक्त मतलब एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति को बता रही थी, उसका कारण क्या है? तो HCN, NH2OH और फिनाइल हाइड्रोजीन ग्लूकोज जो है वो अभिक्रिया करते हैं, तो परंतु उसका कारण है कि वो पहले उस वलय को तोड़ते हैं और जो रिंग स्ट्रक्चर है उसको ब्रेक करते हैं और एल्डिहाइड समूह हमें प्राप्त होता है, और फिर ये स्वतंत्र एल्डिहाइड समूह आगे रिएक्शन में भाग लेता है। तो इस प्रकार से जो अल्फा और बीटा ग्रुप जो है ग्लूकोज के वो कंफर्म हो गए, क्योंकि इनके द्वारा मिथाइल ग्लूकोसाइड्स भी प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से हम ग्लूकोज का जो रिंग स्ट्रक्चर है उसको हमने कंफर्म करा, और कंफर्म करने के बाद में हमने उसके वो सारे पॉइंट्स लिए जो कि बेयर के स्ट्रक्चर में कवर नहीं किए थे, और जिसे कि हम चक्रीय ऑक्साइड के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं।
तो यहाँ हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। अब हम अगले जो वीडियो है उसमें ग्लूकोज की कुछ पॉइंट्स जो कि उसके 6 सदस्यीय वलय संरचना किस प्रकार की होनी चाहिए उसका देखेंगे। और दूसरा जो है जो रिंग साइज़ है, डिटर्मिनेशन ऑफ साइज़ ऑफ द रिंग इन ग्लूकोज जो है उस पर डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ आज का ये लेक्चर समाप्त होता है।